हेलो दोस्तों, गरम और नरम दल नेता का ट्रिक। नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यह विभाजन कैसे हुआ, किस प्रकार कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया। बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कनेक्टिविटी बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन की। उसके तत्पश्चात लगभग आपको 35+ MCQ भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कि लोग यहाँ पे जागरूक कैसे हुए। बात की जा रही है यहाँ पे नेशनलिज्म की, कि भारत के लोग इतने व्यापक स्तर पे क्यों सोचने लगे। तो उसमें थोड़ा विदेशी चीज़ों को यहाँ पे भारत में प्रभाव पड़ते हुए आपको दिखाई देगा कि उस समय कुछ बाहरी गतिविधियाँ यहाँ पे क्या क्या हो रही थी। जैसे कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजबंध आंदोलन थी, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एगिसेशन था यहाँ पे, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगे अनुकूल प्रविघटन पैसिव रेसिस्टेंस पद्धति थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील थे, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, इनका पूरे तरीके से अधिकार था। तो ऐसा बोला भी गया था कि कांग्रेस का उस समय ग्रामीण एरिया में खासकर गरीब लोगों के बीच उतना प्रचलित, ठीक है, उनकी जो विचारधाराएं प्रचलित नहीं थी, क्योंकि इसमें अधिकतर उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल थे। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए एक आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। तो इसमें देखेंगे, ठीक है, एक उदारवादी होते हैं, एक उग्रवादी होते हैं। आप अगर थोड़ा सा अगर, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो बिल्कुल जैसे नरम दल गरम दल है, वैसे उदारवादी और उग्रवादी भी है। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था, मैंने पूरा विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में सर्वप्रथम भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्ति वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए भी कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दल का यहाँ पे आविर्भाव हो गया, अर्थात यहाँ पे आना, उनका उदय हो गया। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन तीनों को देखिए लाल बाल पाल के नाम से भी जाना गया, तो साथ में अरविंद घोष का नाम मत भूलिएगा। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में इनको विश्वास नहीं था। इनको लगता था कि भाई अंग्रेज इतना उदंड है, रिक्वेस्ट करो बात सुनते ही नहीं है, इनको, ठीक है, उन्हीं की भाषा में सुनाना पड़ेगा। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, उसके बाद भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। यही कारण भी देखिए कि बाल गंगाधर तिलक काफ़ी एक अच्छे लीडरशिप का, ठीक है, भूमिका निभा रहे थे,
लेकिन उनको कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा उनको कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बनाया गया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्तावित पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर देखिए उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर यहाँ पे औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की यहाँ पे घायल हुए। उसके बाद से जस्ट 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोग पता ही होगा 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्स सुधार वहाँ पे जो भी भारतीयों को थोड़ा बहुत स्वायत्तता दी गई थी उसे का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया हुआ था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी माने राष्ट्रपिता मैजीनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ध्यान रखिएगा किसको, मैजीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युवाओं की बात करता है, कोयला लोहा की बात करता है। काफ़ी माने इटली के एकीकरण में मैजीनी की जो विचारधारा है एकदम अतुलनीय है। बाद में उन्होंने मैजीनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखिएगा सर वैलेंटाइन सिरोल इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे दे देगा कि अशांति को पिता किसके द्वारा बोला गया। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारागार की सजा देकर यहाँ पे मांडले जेल इनको बर्मा भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वह प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व यहाँ पे आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने यहाँ पे उठाया हुआ था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय गीता यहाँ पे पढ़ा था। इस ट्रिक से हम आज घटना चक्र के 35 सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है यहाँ पे, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो 1898 का अबिसिनिया युद्ध बिल्कुल करेक्ट है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने बिल्कुल करेक्ट है। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी। नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, किस पद्धति को अपनाते थे? तो राजवंबंध्य आंदोलन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन जिसको बोला गया।
निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का यहाँ पे उद्भव हुआ? वो था स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन माने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अधिकतम नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर यहाँ पे बल दिया था? उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? देखिए, लाल बाल पाल तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जीके गोखे मैंने गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? यहाँ पे हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई कब? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यहाँ पे कहा था? ध्यान रखिएगा, किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो 1906 के ये बाद ही आया। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? उस नेता का नाम था अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ध्यान रखिएगा, कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। शेर पंजाब के नाम में से इनमें कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? नाम है यहाँ पे लाला लाजपत राय। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैजिनी को। ध्यान रखिएगा, वहीं इटली का जो मैजिनी था। अब ध्यान रखिए, मैजिनी और एक आएगा मेजिनी। मेजिनी जापान का होगा। उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इनका नाम है यहाँ पे लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन मध्य मार्गी यहाँ पे नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? उनका नाम है यहाँ पे अरविंद घोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे लोकमान्य तिलक है, जो भी लाल बाल पाल, इसमें बाल गंगाधर तिलक, उसके अलावा बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? देखिए, नाम आ गया, वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वो कहा था वी चिरोल के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? उसका नाम है बीजी तिलक को। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में मेरी दिलचस्पी है? उसका नाम था मैक्स मूलर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, कब वो जाने लगे? तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में जब उनको क्या किया? अभियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, रेड मर्डर केस में जब उनको क्या किया गया? अभियुक्त किया गया। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? उस उग्रवादी नेता का नाम यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। अब यही है,
अंग्रेजों के नेता अंग्रेजों के नज़र में अगर वो उग्रवादी हैं तो भारतीयों की नज़र में पूरी तरीके से ठीक है आंदोलनकर्ता के रूप में, राष्ट्रहित के रूप में किया जा रहा है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, ठीक है, 6 वर्ष की उम्र में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन मैंने ठीक है जेल हुई, ठीक है, 6 वर्ष की उम्र में नहीं, मैंने 6 वर्ष मैंने उनको जेल जो बर्मा उनको भेजा गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे निरूपित करता है? कौन इसका एक निरूपित करता है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रशय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर ऐसा होता तो फिर समझते ही नहीं होता। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। अब यही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त किया। मैंने जबरदस्ती कोई न कोई कानून लगा के बस शासन करना, शासन तो बेहतर होगा राज करना। नेक्स्ट 32, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। ध्यान रखिएगा, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति। इसमें देखेंगे कई सारे नेताओं का नाम है, आगे जब बिल्कुल प्योर रूप से जब आप मोरल हिस्ट्री को पढ़ेंगे फिर उसमें समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे मैं नाम रख दूंगा तो आपको लगेगा कि फिर गलत है। नेक्स्ट 33, कथन और कारण दिया है। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे सांप्रदायिक क्या थे? ठीक है, सांप्रदायिकतावादी थे यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावाद को यहाँ पे बढ़ावा उन्होंने ठीक है कभी नहीं दिया। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने देखेंगे गणेश पूजा वगैरह, गणेश चतुर्थी, ये सब ठीक है, ये सब रक्षाबंधन वगैरह का त्यौहार मैंने यूनाइट करने के लिए। तो पहला गलत है और दूसरा यहाँ पे सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया, देखिए ही गया है बीजी तिलक ने। निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप भी राजनीतिक हो गया? उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है, उनका नाम है शौकत अली। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लगभग 35+ MCQ हमने लोगों ने कंप्लीट कर दिया।